नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री का ठीक है सब्जेक्टिव का एनसीईआरटी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आया हूं, इंटेस्ट क्वेश्चन ठीक है ओल्ड चैप्टर का ठीक है सभी चैप्टर का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल इंटेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं ठीक है। और आपको पता भी होगा कि एनसीईआरटी बुक का इंटेस्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ठीक है। यहाँ से दोस्तों गारंटी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन छपता है ठीक है इंटेस्ट क्वेश्चन से। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए ठीक है, वायु में जलाने से पहले ठीक है मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ठीक है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसीलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके ठीक है। यहाँ पर समझिएगा ठीक है, ये आपका है मैग्नीशियम है ना, और ये आपका O2 है ठीक है, ऑक्सीजन है, इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। तो देखो यह ऑक्साइड क्या करता है, मैग्नीशियम रिबन में ठीक है पूरा एकदम जमा हो जाता है ठीक है, इस प्रकार से जमा हो गया। अब इसको साफ करना बहुत जरूरी है ठीक है, इसको साफ नहीं करोगे तो ये वायु से यानी O2 से संपर्क नहीं कर पाएगा ठीक है ना, और जल नहीं पाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग साफ करते हैं ठीक है रेगमाल से रगड़ के है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए ठीक है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है ठीक है। तो आपको बताना है पहला पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र क्या होगा लिखना है ठीक है, और सेकंड बताना है आपको पदार्थ X का जल के साथ अभिक्रिया भी आपको लिखना है ठीक है। इसका आंसर देखिए पहला ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम लोग बिना बुझा हुआ चूना ठीक है ना, क्विक लाइम बोलते हैं ठीक है, के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड का है ना। और सेकंड का आंसर देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना या इसको बोलते हैं स्लैक्ट लाइम ठीक है ना। तो इसका रिएक्शन देखिए, ये आपका चूना है ठीक है, और ये आपका वाटर है पानी ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से बाहर निकलेगा ऊर्जा ठीक है, एनर्जी बाहर निकलेगा, हीट बाहर निकले ठीक है। तो आप देखे होंगे घर में जब चूना को डालते हैं पानी में ना तो पूरा बर्तन जो पूरा गर्म हो जाता है ठीक है, तो वहाँ से क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है ठीक है, एनर्जी बाहर निकल रहा है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं ठीक है ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है ठीक है। इसका आंसर देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीले यानी कॉपर सल्फेट से बदलकर हरा यानी फेरस सल्फेट हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर के अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यह कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा ठीक है, ये आपका है फेरस ठीक है, लोहा है, और ये आपका कॉपर सल्फेट है ठीक है ना। अब देखो यहाँ होता क्या है ठीक है ना, ये जो लोहा है काफ़ी ताकतवर है ठीक है, काफ़ी शक्तिशाली है, और ये कॉपर काफ़ी कमज़ोर है ठीक है। तो लोहा क्या करेगा, इसको लाद के भगा देगा और इसके जगह आ जाएगा ठीक है ना, तो ये बनेगा हम लोग का फेरस सल्फेट ठीक है ना। और चूंकि कॉपर को भगा दिया है तो कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ठीक है ना। तो इसी विस्थापन की वजह से क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है ना चेंज कर जाता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड ये बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड ठीक है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा हम लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया ठीक है, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है। इसमें होता क्या है यार, इसमें होता है आयन का एक्सचेंज ठीक है, आयन का एक्सचेंज होता है ठीक है। कैसे आप समझो यहाँ ठीक है, ये आपका सोडियम है ये प्लस में ठीक है, अब यहाँ देखो ये बेरियम है ये प्लस में होता है ठीक है। अब यहाँ देखो सल्फेट क्या है हम लोग का, सल्फेट नेगेटिव में होता है ठीक है, और यहाँ पर हम लोग Cl क्या है नेगेटिव में ठीक है ना। तो अब यहाँ समझो ये बनाएगा NaCl ठीक है, यहाँ देखो Na बन गया ना। अब देखो ये जुड़ेगा इसके साथ में, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है ठीक है, आयन का अदला बदली हो रहा है ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों का नाम बताएं ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन ठीक है O2 ऐड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज ठीक है, यानी इसको बोलेंगे उपचयित हो रहा है ठीक है। तो यहाँ पर देखो सोडियम में क्या हो रहा है, O2 जुड़ रहा है तो ये कहलाएगा उपचयित ठीक है। उसके बाद समझिएगा जहां पर O2 क्या होगा, हटेगा है ना, जुड़ेगा नहीं, क्या होगा, हटेगा है ना,
हट जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर ओ था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ हट चुका है तो कॉपर क्या हो गया हम लोग का अपचयित हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आपको 3 प्रश्नलियाँ दी गई। ठीक है, इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। ठीक है, यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, केवल आपको लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में दिए गए पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे, है ना। इसका आंसर देखिए। ठीक है, तीनों प्रश्नावलियों में लाल लिटमस पत्र को डुबाओ। ठीक है, जिस प्रश्नावली में इसका रंग नीला हो जाएगा वह क्षारीय विलयन होगा। ठीक है, ये कंफर्म है। जिन अन्य 2 प्रश्नावलियों में रंग परिवर्तन नहीं होगा उनमें जल होगा और अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, क्योंकि लाल अम्लीय होता है। ठीक है, तो लाल अगर चेंज नहीं कर रहा है तो क्या होगा, अम्लीय ही होगा। ठीक है ना। अब इसी लिटमस पत्र को जो क्षारीय विलयन में डालने से नीला हो चुका था उससे जल और अम्लीय विलयन में डालो। जिस प्रश्नावली में रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना तो उसमें क्या होगा, जल होगा। ठीक है, और जिस प्रश्नावली में अम्लीय विलयन होगा उसमें नीले लिटमस का रंग क्या हो जाएगा, पुनः लाल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर देखिए। दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है यार। ठीक है, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, हानि से बचने के लिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस बाहर निकलती है, एक उदाहरण से समझाएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, आप यहां देख सकते हो ये HCl है, ये आपका धातु है। ठीक है, सोडियम, तो क्या निकलेगा, H2 गैस बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। HCl और नाइट्रिक एसिड आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तथा HNO3 नाइट्रिक एसिड जलीय विलयन में घुलकर H आयन देते हैं जो इनकी अम्लीयता को बताता है। ठीक है, वहीं अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में घुलकर H आयन, ठीक है, नहीं देते हैं, इसलिए एसिडिक नहीं होते हैं। ठीक है, अम्लीय नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। ठीक है, इसका आंसर देखिए। जल में अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, इसीलिए ये विद्युत का चालन कर पाते हैं। ठीक है, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता। ठीक है, इसका आंसर देखिए। शुष्क यानी सूखा हुआ HCl शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती क्योंकि आयनीकरण के लिए जलीय माध्यम का होना अति आवश्यक है। शुष्क परिस्थितियों में यह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करेगी तथा यह एक अम्ल के रूप में कार्य नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों सुनिश्चित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। ठीक है, इसका आंसर देखिए। ठीक है, जल को सांद्र अम्ल में मिलाने से वह तीव्र अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर विस्फोट करते हैं। ठीक है, इससे शरीर जल सकता है और आग भी लग सकता है। ठीक है, इसलिए हम कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, बल्कि हम क्या करेंगे, अम्ल को जल में मिला सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। इसका आंसर देखिए। ठीक है, जब अम्ल को तनुकृत करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता घटती है। ठीक है, यह घटती है क्योंकि जल मिलाने पर अम्ल के हाइड्रोजन आयन और जल के हाइड्रोक्सिल आयन जल के अणु बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, जिससे हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता घट जाती है। अगला सवाल देखिए। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर देखिए। हाइड्रोजन आयन की
जितनी सांद्रता होगी उतनी ही विलयन अधिक अम्लीय होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब आगे देखिएगा, उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बुझा हुआ चूर्ण। ठीक है, सेलेक्ट लाइम है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप यहां पर रिएक्शन देख सकते हो, ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस Cl2, तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, ये बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कठोर जल को मृदु करने के लिए, ठीक है, किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कठोर जल को सामान्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। इसका आंसर देखिए, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर यह टूट जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, CO2 में और H2O में। ठीक है, देखो इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO2 बाहर निकलेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, है ना। इसका आंसर देखिए, ठीक है, ये आपका है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये आपका जल है, रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इसको बोलते हैं हम लोग जिप्सम। ठीक है, जिप्सम बनाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है और उष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, इसका आंसर देखिए, ठीक है, पहला का आंसर क्या होगा? मरकरी, है ना, ये कमरे के ताप पर द्रव होती है। ठीक है, और सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, सेकंड इसका आंसर हो गया। और थर्ड, ठीक है, हीट का, ठीक है, उष्मा का सबसे चालक कौन होता है? चांदी होता है। ठीक है, Ag होता है। और उष्मा का कुचालक कौन होता है? सीसा। ठीक है, लेड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ठीक है, इसका आंसर देखिए, ठीक है, सोडियम धातु काफी अविक्रियशील होता है, यह हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है। ठीक है, यही कारण है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंक को आयरन 3 सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, है ना। इसका आंसर देखिए, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से जिंक आयरन को विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट का हरा रंग फीका पड़ जाता है, क्योंकि आयरन जिंक से कम सक्रिय होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आपका जिंक हो गया, ये आपका है फेरस सल्फेट। ठीक है, यहाँ होता क्या है? जिंक गामा पहलवान, ठीक है, बहुत ताकतवर है और फेरस थोड़ा सा कमजोर। ठीक है, इसको यहाँ से क्या करेगा? लात के भगा देगा, तो फेरस क्या होगा? अलग हो जाएगा, ये बनाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है ना। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? ठीक है, इसका आंसर देखिए, आयनिक यौगिक आयनों से मिलकर बने होते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रकार के आयन वैद्युत बल के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आकर्षण बल बहुत ही मजबूत, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक काफ़ी उच्च होता है। ठीक है, पेंटेन के लिए, ठीक है, आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर समझिए, ठीक है, ये आपका है पेंटेन, है ना, 5 कार्बन क्या होता है? पेंटेन, है ना। तो इसका एक हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर। ठीक है, सब में क्या हाइड्रोजन जुड़ेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे। ठीक है, यहाँ लगा दो कार्बन यहाँ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो सेकंड। ठीक है ना, ये हो गया, ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है ना, एक को यहाँ लगा दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? इसका आंसर देखिए, वायु में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, वेल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, अतः ऑक्सीजन एवं एथाइन के मिश्रण को ही वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मिश्रण को ऑक्सी एसिटिलीन गैस कहते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? इसका आंसर क्या होगा? नहीं। ठीक है, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग उत्पन्न करता है। डिटर्जेंट के स्थान पर साबुन का द्वारा ऐसा पता लगाना संभव है, क्योंकि साबुन कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता है और यह अम्लीय लवण
बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? इसका आंसर देखिए, अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता था। इसके बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान नहीं रह पाए, ठीक है। और सेकंड लिखिएगा, न्यूलैंड के ने एक ही स्तंभ में कहीं कहीं 2 तत्वों को भी रख दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? इसका आंसर देखिएगा, हमारे अनुसार, ठीक है, उत्कृष्ट गैस रासायनिक रूप में से निष्क्रिय थी, ठीक है, क्योंकि उनकी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार उनके गुण एक दूसरे से तो मिलते हैं किंतु अन्य सभी तत्वों से भिन्न हैं, अतः उन्हें अलग समूह में रखना उचित था, सही था, ठीक है। चूंकि इनर्ट गैस क्या होता है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन पूरा फुल होता है, ठीक ना। जैसे आप देखिए, ठीक है, हीलियम हो गया, ठीक है, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, क्रिप्टोन हो गया, जेनॉन हो गया, ठीक है, रेडॉन हो गया। ये सब क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पूरा कंप्लीट होता है, ऑक्टेट पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तत्वों के नाम बताएं, ठीक है। 3 तत्वों के नाम बताएं जिनकी सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, ठीक है। और सेकंड पूछा गया है, 2 तत्वों के नाम बताएं जिनकी सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। और थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, 3 तत्व जिनकी बाहरी कोश पूर्ण हो, ठीक है, भरा हो। पहला का आंसर देखिए, ठीक है ना। H का होता है हम लोग कितना, 1 होता है, तो आप देखो 1 हो गया। लिथियम का कितना होता है, 3 है ना, इसका हो जाएगा 2 1 है ना। और सोडियम कितना होता है, 11, ठीक है ना। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो 2 8 और 1, ठीक है। सब देखो बाहर में क्या है, 1 1 है ना। आप सेकंड का देखिए, ठीक है, बेरियम कितना होता है हम लोग का, 4 होता है, ठीक है ना। और इसका होता है कितना, 12 मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो इसका होगा 2 2, इसका होगा 2 8 और 2, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ बाहर में क्या है, 2 2 है ना। थर्ड देखिए, ठीक है, हीलियम कितना होता है हम लोग का, 2 होता है, ठीक है ना। और नियोन कितना होता है हम लोग का, 10 होता है, ठीक है। और आर्गन कितना होता है हम लोग का, 18 है ना। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, ये 2 हो गया, इसका होगा 2 8 है ना, और इसका होगा हम लोग का 2 8 और 8, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा इसका ऑक्टेट का है कंप्लीट, ठीक है, पूरा सेल इसका पूरा भरा हुआ है ना। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।